Good evening, students. I am discussing the next topic of electrostatics, lecture 3. लास्ट लेक्चर में हमने कोलम्स लॉ के बारे में किया था. कोलम्स लॉ क्या होता है? दो पॉइंट चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं Q1 Q2 और उन दोनों के बीच डिस्टेंस है R. तो ये जो चार्ज Q1 है और ये जो चार्ज Q2 है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं और दूर भी जा सकते हैं, रिपल्शन भी हो सकती है. लेकिन अगर इन दोनों के बीच कोई अट्रैक्शन हो रही है तो फोर्स जो इसमें एग्जर्ट होगी, जिस फोर्स की वजह से ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे, तो वो जो फोर्स होगी उसका फॉर्मूला क्या होता था? F इक्वल्स टू 1/4 पाई ज़ाइलो नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. यही हमारे पास फॉर्मूला होता था. और ये जो फॉर्मूला होता था ये किसका होता था? F वैक्यूम का होता था, क्योंकि ये जो दोनों चार्जेस पड़े हैं ये एक एयर में पड़े हैं, वैक्यूम में. तो अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? यूनिट्स ऑफ चार्ज. यूनिट्स ऑफ चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये हमारे पास फॉर्मूला है F वैक्यूम इक्वल्स टू 1/4 पाई ज़ाइलो नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. हमें पता है कि 1/4 पाई ज़ाइलो नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन. ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने कहाँ सब्सटीट्यूट करनी है? यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है. तो F वैक्यूम की क्या वैल्यू आ जाएगी? 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. अगर हम Q1 Q2 को Q लेते हैं और R डिस्टेंस जो है 1 मीटर लेते हैं, अगर हम कहते हैं कि जो ये Q1 Q2 चार्ज है ये इक्वल चार्ज है, तो Q आ जाएगा. R डिस्टेंस जो इन दोनों चार्जेस के बीच में है वो 1 मीटर होगा. और जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है उसकी वैल्यू क्या है? 9 × 10⁹ न्यूटन. इस फोर्स की वजह से Q1 Q2 में क्या हो रही है? अट्रैक्शन हो रही है. तो ये सारी वैल्यूज़ हम क्या यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? Q स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ जाएगा. जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो यहाँ पे दो रूट्स आते हैं, पॉजिटिव माइनस में. 1 इक्वल कूलम चार्ज होती, इसके यूनिट्स लग जाएंगे चार्जेस के. 1 कूलम होता क्या है? इट इज़ दैट चार्ज which repels an equal and similar charge. It is that charge which repels an equal and similar charge with a force. Force कितनी लग रही है? 9 × 10⁹ न्यूटन. when placed in vacuum, क्योंकि ये वैक्यूम का फॉर्मूला लग रहा है, at a distance of 1 मीटर. डिस्टेंस हमने 1 मीटर लिया फ्रॉम इट. तो यहाँ से हमारे पास 1 कूलम की क्या आ जाएगी? डेफिनेशन आ जाएगी. इन इलेक्ट्रोस्टैटिक CGS में 1 कूलम के क्या यूनिट्स होंगे? 3 × 10⁹ स्टैट कूलम. अगर आपसे पूछा जाता है कि CGS के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 कूलम के क्या चार्जेस होंगे? 3 × 10⁹ स्टैट कूलम. अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करेंगे CGS के केस में, तो 1 कूलम की क्या डेफिनेशन होगी? 1/10 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ चार्ज, EMU ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोमोटिव यूनिट ऑफ चार्ज. ये कब आएगा ये यूनिट? जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक CGS की बात होगी. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? अगर हम दो चार्जेस को किसी मीडियम में रखते हैं एयर की जगह, समझ लीजिए हमने एयर को रिप्लेस करके दो चार्जेस को किसी मीडियम के अंदर रख दिया, तो उनके बीच जो फोर्स, जो चार्जेस में अट्रैक्शन होगी, और अट्रैक्शन किस वजह से होगी? कोई फोर्स एग्जर्ट होगी तभी उन दोनों में अट्रैक्शन होगी. तो फोर्स क्या होगी? बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी. अगर हम एयर और मीडियम की जगह किसी वाटर में रख देते हैं कुछ डिस्टेंस पे, तो दो चार्जेस जो होंगे उनके बीच जो फोर्स एग्जर्ट होगी 1/80th होगी देन द एयर. ठीक है, अगर मैंने फोर्स को एयर में रखा, मतलब दो चार्जेस को मैं सिचुएट कर रहा हूँ एयर के अंदर, तो एयर में जब मैं दो चार्जेस अगर सिचुएट हैं तो उन दोनों में जो अट्रैक्शन होगी, तो फोर्स की जो वैल्यू है जैसे हमने निकाला था 9 × 10⁹ न्यूटन. ओके, तो हम कह रहे हैं कि एयर में दो चार्जेस रखने से उसके जो यूनिट्स, उसकी जो फोर्स आई है 9 × 10⁹ न्यूटन आई है. अगर मैं उन दोनों चार्जेस को किसी मीडियम के अंदर रखता हूँ जो कि एयर नहीं है, कोई और है, तो उसकी फोर्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी. अगर मैं उसी फोर्स चार्जेस को वाटर के अंदर रखता हूँ तो भी उसकी फोर्स जो है अफेक्ट करेगी. द फोर्सेस बिटवीन द टू, अगर मैं उसको किसी मीडियम में रख रहा हूँ, ठीक है,
तो मीडियम में क्या आ जाएगा 1/4 ज़ाइलो। यहाँ पे मैं ज़ाइलो नोट नहीं डालूंगा क्योंकि वो मैंने वैक्यूम के केस के लिए रखा है। तो मीडियम के केस में 1/4 ज़ाइलो Q1 Q2/R² आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं और ज़ाइलो क्या है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अगर मैं दो चार्जेस को वैक्यूम में रखता हूँ, एयर में रखता हूँ, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1/4 ज़ाइलो नोट Q1 Q2/R²। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब मैं F वैक्यूम बाय F मीडियम करूँगा, डिवाइड करूँगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ज़ाइलो बाय ज़ाइलो नोट। ये जो रेशियो आई है ज़ाइलो बाय ज़ाइलो नोट किसके इक्वल हो जाएगी ज़ाइलो आर के। ज़ाइलो आर क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी होती है ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ज़ाइलो आर क्या होता है, इसको मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलता हूँ। ज़ाइलो आर को हम डिनोट कर सकते हैं के साथ भी। ज़ाइलो आर को हम रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ज़ाइलो आर को डिनोट कर सकते हैं के साथ भी, और ज़ाइलो आर को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी। ज़ाइलो आर को हम के भी लिख सकते हैं। ज़ाइलो आर होता क्या है ज़ाइलो बाय ज़ाइलो नोट। ज़ाइलो हम किसके लिए यूज़ करते हैं वैक्यूम, तो ज़ाइलो बाय ज़ाइलो नोट आ जाएगा। तो इसको क्या लिखे, ये कब आई है ये वैल्यू, जब हमने एफ वैक्यूम बाय एफ मीडियम कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए रिलेटिव परमिटिविटी जो है, रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, अगर दो चार्जेस को अलग अलग मीडियम में रखा जाए तो उनकी फोर्स जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। और जब हम उन दोनों की रेशियो निकालते हैं तो रिलेटिव परमिटिविटी आता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है। ठीक है, अगर हम दो चार्जेस को एयर में रखते हैं तो उसकी वैल्यू अलग आएगी। अगर उस दो चार्जेस को किसी और मीडियम में रखते हैं जैसे वाटर में, तो उसकी वैल्यू अलग आएगी। ऐसे ही आप एफ वैक्यूम बाय एफ मीडियम निकालोगे तो आपके पास जो रेशियो आएगा वो क्या होगी रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है ज़ाइलो आर और के। इसकी वैल्यू क्या होती है ज़ाइलो बाय ज़ाइलो नॉट। इसको हम बोलते क्या है एफ वैक्यूम डिवाइड बाय एफ मीडियम। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस placed at a certain distance apart in air to the force between the two charges placed at same distance apart in the medium। इन दोनों की रेशियो जो होगी वो क्या होगी ज़ाइलो आर होगी, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगी। हमें पता है कि ज़ाइलो आर क्या होता है ज़ाइलो बाय ज़ाइलो नोट होता है। तो ज़ाइलो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़ाइलो आर क्या होगा के, तो इसको के भी लिख सकते हैं, तो के मल्टीप्लाई ज़ाइलो नोट आ जाएगा। जब हम मीडियम की बात करते हैं, दो चार्जेस अगर मीडियम में प्लेस्ड हैं तो क्या होगा 1/4 मीडियम में क्या आता है ज़ाइलो आता है। मीडियम का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 ज़ाइलो Q1 Q2/R²। तो ज़ाइलो की वैल्यू क्या है ज़ाइलो नोट ज़ाइलो आर या ज़ाइलो नोट के जो भी वैल्यू आई है इसको हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। अगर एफ मीडियम क्या आ जाएगा ज़ाइलो नोट, ज़ाइलो आर को हम के भी लिख सकते हैं Q1 Q2/R²। तो ये हमारे पास आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में क्या करना है हमने, हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2। इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है R। आप देख रहे होंगे कि इन दोनों के जो Q1 पे फोर्स लग रही है, जो Q1 पे फोर्स लग रही है F12, वो किसकी वजह से लग रही है Q2 की वजह से। और जो फोर्स Q2 पे लग रही है F21, वो किसकी वजह से लग रही है Q1 पे। ध्यान से समझिए कि फोर्स ऑन चार्ज Q1, जो फोर्स चार्ज Q1 पे लग रही है उसका कारण क्या है Q2 फोर्स लगा रहा है Q1 पे, इसलिए यहाँ पे आ रहा है F12। अगर फोर्स लग रही है Q2 पे उसका कारण क्या है Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 पे, इसलिए इन दोनों के ऊपर ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, तो F12 का मतलब क्या हुआ फोर्स ऑन चार्ज Q1, 1 का मतलब होता है Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। फोर्स लग रही है Q1 चार्ज पे ड्यू टू Q2, फोर्स लग रही है चार्ज Q2 पे ड्यू टू Q1। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज Q1 पे फोर्स लग रही है ड्यू टू Q2, इट इज़ गिवन बाय F12 वेक्टर इक्वल्स टू F21 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 ज़ाइलो नॉट Q1/Q2R²। ठीक है, तो हमने फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है,
फोर्स इन वैक्यूम का फॉर्मूला होता क्या है, 1/4π0 Q1/Q2/r²। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब F12 को लिखेंगे कैसे, F12 को लिखेंगे 1/4π0 Q1/Q2/r²। कौन सा पोजीशन वेक्टर होगा यहाँ पे, R21 वेक्टर, क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है किसकी वजह से लग रही है, Q2 पे। तो F12 का क्या आएगा यहाँ पे, R21 कैप, इसका पोजीशन वेक्टर आएगा R21। जब हम F21 पे फोर्स लगाएंगे, यहाँ पे जब Q2 पे फोर्स लगेगी, F21 क्या आएगा, 1/4π0 Q1/Q2/r², R12 कैप। तो ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यहीं तक था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इंपॉर्टेंस क्या है कूलम्स लॉ की, आप देख रहे हो डायग्राम के, इन दोनों के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रही है। तो R12 एंड R21 क्या है, दो यूनिट वेक्टर्स हैं, दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, देखो R12 और R21 जो है ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और F12 F2 भी क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो R21 क्या हो जाएगा, -R12। जब मैंने R21 को, अगर मैंने इसकी पोजीशन चेंज करनी है, 1 को यहाँ लेके आना है, 2 को यहाँ लेके आना है, तो क्या लग जाएगा, माइनस। F12 का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4π0 Q1/Q2/r²। R21 को क्या लिख सकता हूँ, -R12। तो माइनस जो है बाहर आ जाएगा, -1/4π0 Q1/Q2/r², R12। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है F21 का। तो माइनस F12 क्या हो जाएगा, -F21 वेक्टर। फॉर्म कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इट फॉलोज दैट जो फोर्स लग रही है बिटवीन द टू चार्जेस, इट इज़ ए सेंट्रल फोर्स। ये जो फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, बिटवीन द टू चार्जेस, ये इनको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड यूनिट्स ऑफ चार्ज। थैंक यू।